हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं जीआईसी समाजशास्त्र से संबंधित, उसे आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा और भी वीडियोस हम डालते रहते हैं, जैसे कई समाजशास्त्री हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उनको सबको एक प्रैक्टिस सेट में लेके मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप उन्हें भी देखते रहिएगा। जैसे कि अभी तक जेएच मीट और कार्ल मैनहाइम पर प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया है, तो देख लीजिएगा। और भी आगे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा हो या उसका प्रैक्टिस सेट चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर प्रैक्टिस सेट लाने की, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नांकित में से कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? ऑप्शन ए आर के मुखर्जी, ऑप्शन बी जीएस घुरिये, ऑप्शन सी केएम कपाड़िया या ऑप्शन डी एआर देसाई। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी जीएस घुरिये। तो जेएस घुरिये ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है। तो आपको बता दें, जैसे जेएस घुरिये ने जो जाति का अध्ययन किया उससे पहले उन्होंने प्रजाति के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं हर्बर्ट रिजले से ये प्रभावित थे, उनका प्रजाति का सिद्धांत था, तो उसी पे इन्होंने भी अपना प्रजाति का सिद्धांत स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो प्रजाति से वो जाति पर आ गए थे, ठीक है। तो आइए इनके बारे में हम जानते भी हैं। जैसे कि देखिए, प्रजाति एवं जाति मैंने इसीलिए डाल भी दिया है। जैसे जीएस घुरिये जो थे वो तुलनात्मक अध्ययन में रुचि रखते थे, ठीक है। और इन्होंने जो इनका अध्ययन का केंद्रबिंदु अगर पूछा जाए क्या रहा तो प्रजाति एवं जाति रहा। और इनकी पुस्तक थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इसमें इन्होंने प्रजाति एवं जाति के बारे में विस्तृत चर्चा की है, ठीक है। की जाए कि इन्होंने इंडो आर्यन प्रजाति को कब बोला कि भारत में आई, तो 2500 ईसा पूर्व में भारत आई थी। और उसके अलावा इन्होंने बताया था कि जब ये लोग आर्य लोग यहाँ पे आए तो मतलब सभी लोग ब्राह्मण थे, ठीक है। उसके बाद यही ब्राह्मण जो लोग थे यही हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए, इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। और जीएस घुरिये ने जाति की उत्पत्ति का प्रजाति का समर्थन करते हुए 6 भागों में बांटा है, ठीक है। प्रजाति का सिद्धांत हर्बर्ट रिजले से प्रभावित होकर दिया था। उस आधार पर इन्होंने बताया कि शारीरिक विशेषताएं 6 भागों में बांटा है। एक बताया इंडो आर्यन, दूसरा पूर्व द्रविड़, तीसरा द्रविड़, पश्चिमी द्रविड़, मुंडा और मंगोलियन। ये इन्होंने शारीरिक विशेषताओं के आधार पे हिंदू की जनसंख्या को बांट दिया। तो हर्बर्ट रिजले थे, उन्होंने क्या किया था कि शारीरिक विशेषताओं के आधार पे ही उन्होंने जाति को बताया था। लेकिन जेएस घुरिये जब आए, जब उन्होंने इस चीज़ों को पढ़ा तो उन्होंने इसे अस्वीकार किया और कहा कि जैसे अगर कोई काला है तो ब्राह्मण भी हो सकता है और काला व्यक्ति शूद्र भी हो सकता है, तो हम रंग की बनावट के आधार पे किसी जाति को नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने इसे अस्वीकार किया और उस आधार पे इन्होंने जाति की भी 6 विशेषताएं बताया। पहला बताया समाज का खंडात्मक विभाजन। तो इनका मानना था कि जो जाति है, जाति के द्वारा समाज कई वर्गों में विभाजित हो जाती है। दूसरा संस्करण, मतलब ऊंच नीच की जो भावना आई जाति में वो इसी आधार पे आई कि कौन सी जाति ऊंची है कौन सी जाति नीची है, ठीक है। तो संस्करण बताया जाति की विशेषताओं में। खान पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध। तो देखिए, जाति अगर जो ऊंची जाति का है वो नीची जाति में कुछ खान पान में कहता है कि हम इनके घर का खाना बना नहीं खा सकते या इनके घर का पानी नहीं पी सकते हैं, तो ये बात भी जाति के आधार पर ही आई। तो जाति की ये सब विशेषताएं हैं कि इन आधार पर लोग एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहते हैं। दूसरा, जातियों की धार्मिक नियोक्ताएं या विशेषाधिकार। व्यवसाय में स्वतंत्र चुनाव का अभाव है कि हर जाति के, जैसे अभी तो सभी लोगों ने थोड़ा लचीला हो गया कि कोई भी जाति किसी भी व्यवसाय में हो जाती, लेकिन पहले क्या था कि एक जाति के लिए एक पर्टिकुलर व्यवसाय था, वो उसे ही करता था, ठीक है। उसके अलावा वो और कोई चीज़ नहीं कर सकता था। जैसे ब्राह्मण जो थे वो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, क्षत्रिय जो थे वो युद्ध और इन सब चीज़ों का, शूद्रों को इन तीनों, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इन तीनों की सेवा का काम दिया गया था। तो जो पहले जो था, आज तो काफ़ी लचीला हो गया है जाति व्यवस्था, लेकिन पहले ये सब चीज़ें होता था, ठीक है। और छठी इन्होंने जो विशेषता बताई है अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध। ये सब बातें इन्होंने जीएस घुरिये ने 6 विशेषताएं जाति के आधार पर बताया कि इन आधार पे हम जाति को पहचान सकते हैं, ठीक है। कि ये जाति व्यवस्था है प्रजाति का और जाति का इन्होंने फिर बाद में अलग कर दिया गया था। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रजाति का स्टार्ट किया था और अंत में ये जाति व्यवस्था पे पहुंच गए थे अपनी पुस्तक में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी आर.एम. मैकाइवर, ऑप्शन सी एलेक्स इंकिल्स या ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी एलेक्स इंकिल्स। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं वो एलेक्स इंकिल्स हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप एक दो बार इसे सुन लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा, 2-3 बार आप लिखेंगे। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे जोर दिया कीजिए कि अगर जो भी चीज़ें हम बोलते हैं अगर आप उसे नोट डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती, विषय वस्तु में नहीं? ऑप्शन ए स्टुअर्ट चेज, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी एल बर्नार्ड या ऑप्शन डी जी.ए. लुंडबर्ग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन ने ये व्यक्त किया है कि विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में होती है, विषय वस्तु में नहीं। ये कार्ल पियर्सन ने दिया है। ठीक है, और कार्ल पियर्सन सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं सहसंबंध के सिद्धांत के लिए। ठीक है, तो सहसंबंध का इनका सिद्धांत अभी आपको आगे बताते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे व्याख्या भी दी हुई है। जैसे कार्ल पियर्सन का जो जन्म है वो 27 मार्च 1857 को लंदन में हुआ। इनकी पत्नी का नाम मार्गरेट विक्टोरिया चाइल्ड था। और अगर कार्ल पियर्सन की शिक्षा की बात की जाएगी तो कैम्ब्रिज या heidelberg विश्वविद्यालय से इन्होंने ली थी। और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1936 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और अगर इनका कार्य देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1911 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में विश्व के पहले विश्वविद्यालय सांख्यिकी विभाग की स्थापना की थी। तो इन्होंने ही सांख्यिकी विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और देखिए लास्ट में लिखा है यह सहसंबंध गुणांक के लिए जाने जाते। सहसंबंध गुणांक मतलब होता था कि अगर आप किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ है, हाँ, तो अगर उसकी एक श्रेणी में गिरावट आ रही है तो दूसरे में भी उसी तरह का गिरावट आनी चाहिए। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ा, मतलब सहसंबंध मतलब समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको किसी भी चीज़ पे आप अध्ययन कर रहे हैं, अगर उसमें आपका ह्रास हो रहा है तो दूसरे तब भी ह्रास होगा, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो दूसरे तब भी वृद्धि होगी। तो ये सहसंबंध का गुणांक इन्होंने इस बारे में बताया था। सहसंबंध का गुणांक -1 और +1 के बीच में रहता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अगर इसको आपकी PDF चाहिए इसकी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1956। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 1955। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम में ये बात की गई थी जब 1955 में आया, तो इसमें एक तो निर्धारित की गई कि किस एज पे बालक बालिका विवाह कर सकते हैं, और फिर दूसरा विवाह विच्छेद के भी कुछ चीज़ें बताए थे कि किस आधार पे हम तलाक ले सकते हैं। ये हिंदू विवाह अधिनियम में बताया था। ठीक है, आइए इसकी देखिए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो हिंदू आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसकी PDF ले लीजिएगा। हम आपको केवल मोटा मोटा बता दे रहे हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार ये कहा गया था कि वर और वधू की न्यूनतम आयु वर की 21 वर्ष और वधू की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। दूसरा, विवाह विच्छेद की प्रक्रिया भी इसी में बताई गई, और इसमें कहा गया कि आप इन आधार पे धारा 13 के अनुसार कहा गया कि व्यभिचारी, क्रूरता, परित्याग, धर्मांतरण और मानसिक विकार, इन आधार पे आप विवाह विच्छेद या तलाक ले सकते हैं। और इससे संबंधित एक पूछा जाता है विशेष विवाह अधिनियम 1954, तो इसमें भी विवाह विच्छेद के कुछ प्रावधान बताए गए जो धारा 27 में बताए गए हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित में किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में मानव समाज और पशु समाज में भेद प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए R.K. मर्टन, ऑप्शन बी जी लुंडबर्ग, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस या ऑप्शन डी W.F. आर्गबन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक थी ह्यूमन सोसाइटी, उसमें जो है मानव समाज और पशु समाज में अंतर किया था, उस आधार पे किया था। देखिए, इन्होंने कहा एक मानव का भी समाज होता है और एक पशु का भी समाज होता है, लेकिन अंतर हम संस्कृति के आधार पे कर सकते हैं, क्योंकि पशुओं में संस्कृति नहीं होती है जबकि मानवों में अपनी संस्कृति होती है। तो इस आधार पे इन्होंने
अंतर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। संस्कृति के आधार पे इन्होंने अंतर किया था और इन्होंने जो पशु समाज को है बायो सोशल सिस्टम बोला था और मनुष्य समाज को सोशियो कल्चर सिस्टम। देखिए कल्चर डाल दिया है इन्होंने संस्कृति, क्योंकि संस्कृति क्या होता है, एक हमारा सीखा हुआ व्यवहार होता है और उसी के आधार पे हम समाज में सभी लोगों के साथ सामंजस्य मतलब एक संतुलन के साथ व्यवहार करते हैं। तो वो चीज़ हमारे मानव के अंदर पाई जाती है, ना कि पशु के अंदर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी बी.आर. चौहान या ऑप्शन डी आंद्रे बेताई। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, एस.सी. दुबे ने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है। तो इसे भी याद रखिएगा कि अभाव की राजनीति की व्याख्या किसने की है, तो वो इसका आंसर होगा एस.सी. दुबे। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नावली में कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान प्रारूप से जुड़ा है? ऑप्शन ए कोई वस्तु क्यों है, ऑप्शन बी कोई वस्तु कैसी है, ऑप्शन सी कोई वस्तु क्या है या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि व्याख्यात्मक अनुसंधान किस चीज को किस प्रारूप से जुड़ा हुआ है, कोई वस्तु क्यों है, कैसी है, ये क्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई वस्तु क्या है। तो जो व्याख्यात्मक अनुसंधान होता है वो ये इस चीज़ का अध्ययन करता है कि कोई वस्तु क्या होती है। ठीक है, और जो व्याख्यात्मक अनुसंधान है इसे वर्णनात्मक अनुसंधान कहा जाता है। इसमें जो अनुसंधान किया जाता है वो वर्तमान स्थितियों का वर्णन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और इस अनुसंधान में मूल रूप से क्या किस चीज़ का कि ये क्या चीज़ है इसका वर्णन किया जाता है कि मनुष्य के व्यवहार के माध्यम से व्यवहार या गुणों को माप को संदर्भित किया जाता है कि वर्तमान में व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, वो क्यों किस आधार पे कर रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को इसमें मापा जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान में। ठीक, आपको इसके लिए भी एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो पूरा अनुसंधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए होंगे वो एक प्रैक्टिस सेट में हम दे देंगे, उसे आप पढ़ लेंगे तो आपका अनुसंधान से जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समाज के स्वावलंबी उद्विकास की विवेचना निम्नांकित में किसने की है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी स्पेंसर या ऑप्शन डी पार्सन्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेंसर। तो स्पेंसर ने समाज के स्वावलंबी उद्विकास की विवेचना की है। आइए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जैसे स्पेंसर जो थे वो प्रत्यक्षवादी एवं उद्विकासवादी के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। ठीक है, और इन्होंने समस्त प्रघटनाओं को 3 खंडों में बांटा, एक अस्वावलंबी, एक स्वावलंबी, एक सुपर ऑर्गेनिक। ठीक, और हर्बर्ट स्पेंसर ने देखिए उद्विकासीय सिद्धांत का भी अध्ययन किया। इसमें समाज के विकास को सैनिक और औद्योगिक, तो अगर एक बार कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि समाज के विकास को किसने सैनिक और औद्योगिक समाज में बांटा है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बांटा है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जिस तरह मानव के शरीर के विभिन्न अंग अपनी अपनी विशिष्टता के साथ पारस्परिक निर्भरता बनाकर एक तंत्र या व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसे शरीर कहते हैं, उसी प्रकार समाज के भी विभिन्न घटक जो होते हैं पारस्परिक निर्भरता बना के रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया जैसे हमारा शरीर के सभी अंग के अलग अलग कार्य, हाँ इसी से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह समाज की भी विभिन्न इकाइयाँ होती हैं जो परस्पर संगठित होकर एक किसी कार्य को करती है और समाज में संतुलन को बना के रखती हैं। ये बात हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। ठीक है, और उद्विकास के क्रम में जिस तरह बायोलॉजी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक कंपाउंड का विकास हुआ, उसी तरह समाज भी सरल से जटिल की ओर, मतलब इन्होंने बताया कि समाज जो है पहले जैसे आदिम समाज को आप मान लीजिए वो बहुत सरल था, फिर धीरे धीरे क्या उसके बुद्धि का विकास होते गया, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते गए। जैसे नवपाषाण काल में पहिए का निर्माण किया, आग को जलाना सीखा, पका हुआ भोजन करना, धीरे धीरे वो बढ़ता गया और आज बहुत जटिल समाज हो गया है कि सब लोगों के बहुत सारे काम हो गए हैं। और पहले संयुक्त परिवार होता था, फिर अब एकल परिवार पाया जाने लगा। तो इस आधार पर इन्होंने बताया
कि सरल से जटिल, अनिश्चितता से निश्चितता, या सापेक्ष समानता से विशिष्ट की ओर, या अस्थिरता से स्थिरता की ओर। तो ये समाज को इन्होंने इस तरह से बताया कि ऐसे समाज बढ़ा है। और अगर बात की जाएगी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की गतिशीलता, तो देखिए सरल, आदिम व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था, द्वियौगिक व्यवस्था जिसे मध्यकालीन व्यवस्था के रूप में माना, और त्रियौगिक मतलब आधुनिक या वर्तमान अवस्था के। तो समाज की इन्होंने गतिशीलता को 3 आधार पर बांट दिया। एक सरल मतलब उसमें प्राचीन काल को रख दिया, द्वियौगिक उसमें मध्यकालीन जो व्यवस्था थी, और त्रियौगिक जो कि आधुनिक व्यवस्था या वर्तमान व्यवस्था को त्रियौगिक रूप में इन्होंने माना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। ऑप्शन ए नगद भुगतान, ऑप्शन बी अन्य राशि का भुगतान, ऑप्शन सी नगद और वस्तुएं दोनों, ऑप्शन डी ना तो नगद ना ही वस्तुएं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी नगद और वस्तुएं दोनों। ठीक है, तो देखिए जजमानी व्यवस्था क्या होती है। इसके अंतर्गत हर जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता था। जैसे कि ब्राह्मण विवाह में उन लोगों को क्या कार्य होता था, पूजा पाठ करवाना। ठीक है, नाई का क्या कार्य होता है, बाल काटना। धोबी का कार्य होगा कपड़े धोना। तो सबके अपने अपने परंपरागत व्यवसाय होते थे, और सब लोग एक दूसरे को सेवा प्रदान करते थे, और इसके बदले में उन्हें क्या होता था, कुछ वस्तुएं या रुपए दान में दे दिए जाते थे। तो इसे ही जजमानी व्यवस्था बोला गया। ठीक है, जजमानी व्यवस्था मतलब सबका एक परंपरागत व्यवसाय होता था, उस आधार पर लोग एक दूसरे की सेवा करते थे। मतलब आज तो लोग व्यवसाय को रूप में ले लिए, लेकिन पहले क्या कहा जाता था, एक दूसरे की सेवा करना। जैसे ब्राह्मण अगर तुम्हारे यहाँ आ रहा है शादी करवाने, पूजा पाठ कराने, तो आप अगर नाई हैं तो आपकी भी सेवा बनती है दूसरों के बाल काटने की, धोबी की सेवा बनती है कि वो कपड़े धुलेंगे। तो इस आधार पे और उसके भुगतान के रूप में कुछ वस्तुएं भी दी जाती थी। तो जैसे कुछ लोग कुछ वस्तुएं दे देते थे, कुछ लोग रुपए दे देते थे। ठीक है, तो इसे जजमानी प्रथा बोला जाता है। आइए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जीएस घुरिये, ऑप्शन बी आईपी देसाई, ऑप्शन सी एआर देसाई, या ऑप्शन डी एएम शाह। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, एआर देसाई को भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। इसके लेखक कौन है? एआर देसाई। आइए इनके बारे में भी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे एआर देसाई, तो इनका अगर नाम पूछा जाएगा हमेशा एआर देसाई तो सब लोग जानते होंगे। इनका नाम है अक्षय कुमार रमनलाल। ठीक, तो एआर देसाई का नाम अक्षय कुमार रमनलाल है, जिनका जन्म 16 अप्रैल 1915 को गुजरात में हुआ था, और ये मुंबई विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगर इनके देहांत की बात की जाएगी तो 12 नवंबर 1994 को बड़ोदरा में हुआ था। अगर एआर देसाई के योगदान की बात की जाए तो देखिए भारत में ग्राम अगर पूछ लिया जाए तो किसने? एआर देसाई ने। भारतीय समाज का रूपांतरण, एआर देसाई। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, देखिए यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो एआर देसाई। और इन्होंने किसान संघर्ष, राज्य और समाज, गंदी बस्तियों और नगरीकरण तथा राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। जैसे कि देखिए ये 1994 में इनका निधन हुआ, तो उससे पहले की जो हमारी स्थिति थी 1947 के बीच में कई सारे आंदोलन हुए थे, तो उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एआर देसाई राष्ट्रीय आंदोलन, गंदी बस्तियों और नगरीकरण, राज्य और समाज, किसान संघर्ष, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय समाज का रूपांतरण, भारत में ग्राम, एआर देसाई के इन सब क्षेत्रों में इन्होंने योगदान दिया है, इसे याद रखिएगा। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो उससे संबंधित आप हमें बस कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, बाकी उसका प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लाएंगे और वही क्वेश्चंस लाएंगे जो उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। तो आपके लिए हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट डले हैं आप उसे देखेंगे, चाहे वो 6 महीने पुराने हो या 5 महीने पुराने हो, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लाए हुए क्वेश्चन हैं। तो उन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपका तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।